हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें आपको किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन को अगर यदि x माइनस वन से भाग दिया जाए, से भाग लगाया जाए, तो बताइए कितना शेषफल प्राप्त होंगे। इसमें आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे कि यहाँ अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया, कोई व्यंजक अगर आपको दे दिए हैं, कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिए हैं और बोला जाएगा कि नहीं x माइनस वन इस टाइप से देंगे, x प्लस टू रहेगा, x माइनस वन रहेगा, उससे भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे। इसी तरीके से इसी टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि x माइनस वन इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 1। अब इस 1 को हम लोग इस पर रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पर हम लोग इसको 1 को रख देंगे और वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। वही क्या नाम हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। वही उसका नाम क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से हम लोग x का, इसका हम लोग x बराबर वैल्यू लेकर के यहाँ से पुट कर देंगे, तो यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे, यही उसका शेषफल हो जाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे यहाँ एक और पॉइंट बता देते हैं। देखिए, अगर इस कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ हो, कोई एक्सप्रेशन अगर दिए, कोई व्यंजक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक अगर कोई दिया हुआ हो, तो अगर इसको भाग लगाने के बाद अगर 0 प्राप्त हो जाता हो, अगर हमने अगर इससे हमने इसमें पुट किया तो वैल्यू अगर 0 आ जाता हो, वैल्यू क्या आ जाता हो, 0 आ जाता हो। अगर पुट करने के बाद अगर वैल्यू कभी 0 आ जाता हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि x माइनस वन जो है वो इस व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है। फिर से समझाते हैं। अगर इसको सॉल्व किए तो 1 आ गया, और 1 को हम लोग अगर इस पे व्यंजक में रखेंगे, पुट करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू इसका अगर 0 आ जाता हो, वैल्यू अगर कभी भी 0 आ जाता हो, तो जब 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो x माइनस वन है वो इस व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है। इस व्यंजक का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो या तो इसका गुणनखंड कहेंगे या उसको HCF कहेंगे। अगर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करने के बाद अगर मान 0 आ जाए, 0 अगर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस वन इस व्यंजक का गुणनखंड है या तो उसका HCF है। या तो गुणनखंड कहिए या तो फिर उसका HCF कहिए, दोनों नाम दे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर वैल्यू अगर कभी 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस वन इस व्यंजक का गुणनखंड कहेंगे या तो HCF कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जब 0 हो जाएगा तब गुणनखंड कहेंगे या तो उसी को क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। कब कहेंगे, जब इस वैल्यू को इस पे पुट करने के बाद अगर 0 आ जाए वैल्यू तो। अब इसका उल्टा से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या करेंगे, देखिए, बोल देगा कि इस व्यंजक में इतना का मान रखने पर 0 प्राप्त होता हो, या तो खाली बस इतना ही रख देगा कि गुणनखंड है, या तो आपसे नाम दे देगा कि HCF है। तो बताइए इसके बराबर आपसे दे देगा कि इसके बराबर में अगर कुछ सॉल्व करने के बाद आपसे दे देगा 10 दे देगा, चाहे कुछ भी इक्वल टू में आपसे कुछ दे देगा, और आपसे बोला जाएगा कि x माइनस वन इस व्यंजक का गुणनखंड है। तो बताइए, आपसे यहाँ एक तो P लगा देगा, P लगा देगा, और इसका मान आपसे पूछे जाएंगे, इसी का मान आपसे पूछे जाएंगे। तो x का वैल्यू यहाँ रख दिया और बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से इस व्यंजक का गुणनखंड अगर आपसे कह देगा तो आप x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का p इजकल टू गुणनखंड कब होगा, जब इस मान का वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग बराबर कर देंगे 0 और इस 1 का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएंगे और प्लस p इजकल टू क्या, 0। तो p बराबर क्या आ जाएंगे, माइनस का 5 आ जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ।
अगर कभी भी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए और अगर सॉल्व करने के बाद अगर इसका मान अगर कभी भी 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि x - 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है। इसका उल्टा भी ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद बराबर 0 आ जाए तो कहेंगे क्या, गुणनखंड है। इसका मान क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए अब हम इस थ्योरम को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस थ्योरम को एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए आप यहाँ लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आप यहाँ से लिख देते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल प्रमेय, क्या होता है देखिए, जब किसी व्यंजक को x प्लस माइनस a, जब किसी व्यंजक को x प्लस माइनस a से भाग देकर शेष निकालना हो तो x प्लस माइनस 1 बराबर हम लोग 0 कर देंगे। x प्लस माइनस 1 या तो प्लस में रह सकता है या तो माइनस में, तो x प्लस माइनस 1 इजकल टू 0 लेकर x का मान निकालेंगे। x का मान निकाल कर व्यंजक में रखेंगे, और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही एलसीएम होगा, वही शेष होगा। जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेष होगा, वही क्या, शेष होगा। जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेष होगा। यदि शेष 0 हो, यदि शेष ZER वो 0 हो, यदि शेष 0 हो तो x प्लस माइनस 1 व्यंजक का यदि अगर सॉल्व करने के बाद अगर इसको इस तरीका से वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का मान व्यंजक में रखने के बाद अगर 0 आ जाए तो x प्लस माइनस 1 व्यंजक का गुणनखंड या HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। यहाँ हमने क्या लिख दिया, रिमाइंडर थ्योरम में जब किसी व्यंजक को x प्लस माइनस a से या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस से भाग देकर अगर शेष निकालना हो तो x प्लस माइनस 1 इजकल टू क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। से 0 लेकर x का मान निकालकर व्यंजक में रखेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही शेष होगा। और यदि शेष 0 हो जाए, यदि शेष क्या हो जाए, 0 हो जाए तो x प्लस माइनस 1 व्यंजक का क्या, गुणनखंड हो जाएगा या तो वही HCF होगा। कभी कभी एग्जाम में गुणनखंड लिख के देता है, कभी कभी HCF लिख के देता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि रखने के बाद 0 प्राप्त हो जाए तो उसका गुणनखंड होगा या HCF होगा। तो इस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए हम एक प्रश्न के थ्रू आपको इस डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए एक प्रश्न हम यहाँ से लिख लेते हैं और इस डाउट को आपको क्लियर करते हैं। देखिए ये शेषफल पर मैं जो हो गया, इस व्यंजक का मान निकाल के आप यहाँ से देखिए, वो क्वेश्चन हम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लीजिए, यदि आपसे दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस px और यहाँ माइनस का दे दिया जाए q, माइनस का क्या, q, तथा यहाँ दे दिया जाए आपसे 5x स्क्वायर माइनस का
3px 3pq 3xp x क्यू 3x क्या दे देते हैं q और माइनस का 15q हो तो हो तथा x माइनस थ्री अतना का HCF इतना दिया हो का HCF यहाँ बना दीजिए HCF का HCF x माइनस थ्री हो तो का HCF x माइनस थ्री हो तो P और Q का मान ज्ञात करें P और Q का मान ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि x माइन दोनों जो एक्सप्रेशन दिया है व्यंजक है उसका HCF दिया है, कभी कभी गुणनखंड दे देता है और कभी कभी आपसे HCF दे देते हैं, तो इसका बात एक ही हुआ। तो दोनों का HCF अगर ये है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएंगे 3। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ 3 है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस कितना हो जाएगा 3p हो जाएंगे और माइनस का कितना हो जाएंगे, इसका q के स्थान पर है तो यहाँ ये q रहने दीजिए। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मानिए फर्स्ट मान लीजिए। अब ये दोनों का गुणनखंड है HCF है, इसका भी उसका भी, तो इसमें भी पुट कीजिए आप। जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ 5 कितना हो जाएंगे 45 आ जाएंगे और फिर माइनस का साइन है और यहाँ पर आप 3 रखिएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 9q हो जाएंगे, माइनस का 9 यहाँ p हो जाएंगे, ये p हो जाएंगे 9 माइनस का 9 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 9p बन जाएंगे, 9p बन जाएंगे, वहाँ पर q है, वहाँ पर आप 3 रखिएगा। अगर यहाँ पर आप x का वैल्यू क्या 3, अगर आप यहाँ से 3 रख दीजिएगा, उसमें यहाँ से 3 रख दीजिएगा तो 9 गुने 15 गुने 3 कितना हो जाएंगे बराबर 45 हो जाएंगे। यहाँ पर आप माइनस का माइनस 15 और यहाँ q रहने दीजिए, चूंकि वहाँ x नहीं है इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या सेकेंड। जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पर x था यहाँ पर x था, वो 15 माइनस 15 q ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से कुछ कॉमन चला जाएगा, जैसे आप इधर से बराबर यहाँ से आप क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए, क्यों चूंकि ये संख्याएं गुणनखंड है तो इसके बराबर 0 ले लीजिए, इसके बराबर 0 लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप क्या ले लीजिए सेकंड ले लीजिए। आप इसको सेकंड आप इक्वेशन नहीं लीजिएगा तो यहाँ से आप एक कॉमन कुछ ले सकते हैं, देखिए इसके बराबर आप 0 ले लीजिए, क्यों चूंकि गुणनखंड होगा, जिसका गुणनखंड है तो बराबर गुणनखंड कब हो सकता है जब बराबर में 0 आया होगा तभी गुणनखंड हुआ होगा। तो आप इधर भी 3 है इधर से भी 3 से भाग लगा दिए तो यहाँ हो जाएंगे 15 माइनस क्या हो जाएगा 3p माइनस कितना हो जाएंगे 5q इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। और आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो p का वैल्यू आपको आ जाएंगे माइनस का 5/3 और यहाँ से q का मान आ जाएंगे 4 और यही आपके दोनों के सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। मेरा इस थ्योरम में इस पर रिमाइंडर थ्योरम में ये समझाना था कि अगर x प्लस माइनस a उस व्यंजक का HCF हो तो HCF कब हो सकता है जब बराबर में व्यंजक के बराबर में 0 आया होगा, उस वैल्यू को पुट किया होगा तो बराबर में 0 आया होगा। जैसे अगर x माइनस 3 HCF कब बना है जब उस व्यंजक में इस व्यंजक में पुट करने के बाद वैल्यू क्या आया होगा 0 आया होगा। तो इसका उल्टा भी वहां समझाया, इसी का उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस दोनों इक्वेशन को p और q का मान पूछ रहा था तो p का वैल्यू आप यहाँ से ये और q का वैल्यू ये, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में अगर जब किसी व्यंजक को x प्लस माइनस a से भाग देकर शेष निकालना हो तो x प्लस माइनस a बराबर 0 लेकर के उस x का मान लेकर के व्यंजक में रखेंगे और तो वही आपका क्या आ जाएंगे उस व्यंजक में रखेंगे तो वही आपका शेषफल हो जाएंगे। अगर यदि शेष 0 हो जाए, यदि शेष 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस जो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस ये व्यंजक जो रहेगा उसका क्या रहेगा गुणनखंड रहेगा या HCF रहेगा। 0 आएगा तब यहाँ 0 कब किए हैं जब इस संख्या का HCF दे दिया हुआ था तब ये 0 हुआ। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए दूसरे टाइप का।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप का आप देखिए क्वेश्चन इसी का। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तीन संख्या जो परस्पर अभाज्य हैं, तीन संख्याएं जो परस्पर क्या हैं, अभाज्य हैं, इस प्रकार हैं कि तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार है कि प्रथम दो का गुणनफल 551 एवं अंतिम दो का गुणनफल 1073 हो तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं उनमें से प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 551, अंतिम दो का गुणनफल दिया हुआ है 1073 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर प्रथम दो का गुणनफल, देखिए प्रथम दो का गुणनफल क्या दिया हुआ है 551 है। अगर प्रथम दो का गुणनफल 551 है तो आप समझिए, अगर ये संख्या किससे कट रहा हो, अब ये संख्या 19 से कट जाएगा और 19 से अगर आप भाग लगाइएगा 19 गुने 2 38 हो जाएंगे, बच जाएंगे 17, 19 9 71 से क्या बन जाएंगे 29। अगर अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल ये था, देखिए दोनों अभाज्य संख्या हैं 19 और 29, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1073, अंतिम दो का गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ से अंतिम दो का गुणनफल, तब 3 गो नंबर दिया हुआ है। देखिए 3 गो कोई नंबर है तो प्रथम दो और अंतिम दो, इसमें से ये कॉमन आ जा रहा है बीच वाला, तो 19 के बाद 29 और 29 के बाद कोई होगा, तो ये जो संख्या ये बीच में, अगर इसका मतलब है कि 29 इसमें भी गुणन करना, अगर 3 ही नंबर दिया है तो प्रथम दो और अंतिम दो, तो ये बीच में पड़ता है, तो 29 मतलब इसमें भी जरूर 29 रहा होगा। और अगर आप 29 से इसमें भाग लगाते हैं 29 से, तो आ जाता है 37 आ जाएगा, भाग लगा के देखिए 37। तो 3 गो अभाज्य संख्याएं कौन हो गया बताइए, तीनों अभाज्य संख्या बताइए। तीनों अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो एक कौन हो जाएगा 19 हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा 29 हो जाएंगे 29, और एक और कौन क्या हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। एक 19 29 और क्या हो जाएंगे 7। लेकिन ये नहीं पूछा गया, दोनों संख्या तो पूछा ही, निकालना ही पड़ेगा। 19 हो गया, 29 हो गया और 37 हो गया, 3 गो संख्या, प्रथम दो का गुणनफल कीजिए देखिए ये बन जाएंगे, और अंतिम दो का गुणनफल कीजिए देखिए 1073 बन जाएंगे। अब संख्याओं का आपसे सम पूछा जा रहा हो तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 85 आ जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, प्रथम दो का गुणनफल और अंतिम दो का गुणनफल दिया हुआ था, तो आपसे संख्याओं का योग पूछा गया था। तो 19 से हमने भाग लगाया 29, प्रथम दो हो गया, 3 गो संख्याएं अगर दिया है मतलब इस संख्या इसमें भी जरूर कॉमन रहा होगा, प्रथम दो अंतिम दो, प्रथम दो लीजिए अंतिम दो लीजिए, मतलब इस संख्या इसमें, इससे भाग लगा लिए तो 37 आ गया। अब तीनों संख्या निकल गया 19 29 और 37। ऐसे का आपसे क्या पूछा जा रहा था, योग पूछा जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दो संख्याओं
दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है, 45 गुना है, 45 गुना है। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है यदि प्रथम संख्या या पहली संख्या, यदि पहली संख्या 125 हो, यदि पहली संख्या 125 हो तथा एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 1150 हो तो पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बार समझिए कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है और पहली संख्या आपसे दिया हुआ है कि 125 है, पहली संख्या 125 हो तो आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया हुआ हो 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है तो आप समझिए, आप यहाँ क्या कीजिएगा, लेट, आप यहाँ मान लीजिए एचसीएफ को आपके हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एचसीएफ को अगर आप एक्स माने हैं तो एलसीएम क्या है, आप एलसीएम देखिए, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है। अगर एचसीएफ को हम एक्स माने तो अगर एलसीएम जो है अगर से 45 गुना है तो इसको मान लेंगे 45x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 45x आएंगे। और दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग कीजिए तो यहाँ हो जाएंगे 45x और प्लस x बराबर दोनों का योगफल दिया हुआ है 1150 हो तो आप जोड़ दीजिए दोनों को, 45 और कितना हो जाएंगे 46x बराबर 1150 दिया हुआ है। अब यहाँ 23 गुने 2 46 और 23 25 15 से 115 आ गया। अब फिर इस 2 से हटा दीजिए तो 25 बार में कट कर दिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया। और x हमने क्या माना है, एचसीएफ को माना है तो 25 बराबर क्या हो जाएंगे, एचसीएफ के बराबर हो जाएंगे। 25 क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। 25 क्या हो जाएंगे, एचसीएफ। और अगर एलसीएम यहाँ से पूछ दिया जाए, एचसीएफ तो आप निकाल ही लिए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एचसीएफ आप बता दिए तो आप एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ से निकालिए, एलसीएम एचसीएफ अगर 25 हो गया तो इसके 45 गुना एलसीएम है। देखिए यहाँ से निकालिएगा आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या हो गया 25 आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया, तो यहाँ पर 25 रख दीजिए तो यहाँ हो जाएंगे 45 × 25, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एलसीएम। अब इसमें से आपसे दे दिए गए हैं, पहली संख्या आपसे दे दिए गए हैं, देखिए तो यहाँ से आप देखिए पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया बोलिए, 45 × 25 एलसीएम हुआ ये, तक पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो एलसीएम लिख दिए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बोलिए 25 आएगा, 25 ये भी लिख दिए। अब पहली संख्या आपसे दे दिए हैं, देखिए ये गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे भागा, तो पहली संख्या दे दिए हैं 125 आपसे दिए गए हैं। और दूसरी संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा हो दूसरी संख्या तो दूसरी से भाग लगा लिए, आप यहाँ से काट दिए 25 25 5 बार में, और यहाँ 5 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएंगे 9 बार में, तो दूसरी संख्या बराबर 25 गुने 9 225 हो जाएंगे। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ एंड एलसीएम
लेक्चर समाप्त होता है। एक वीडियो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो मोस्ट लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में हम लोग और कर सीख लेंगे, और बाकी HCF और LCM जो होगा उस चैप्टर का लेसन समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।